बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फार्माकोलॉजी BSN थर्ड सेमेस्टर पढ़ रहे थे। उसमें हमने जो इसका फ़र्स्ट हिस्सा था वो हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। तो आज इससे आगे हम कवर करेंगे जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टॉक्सिकोलॉजी तक हमने पढ़ ली थी। आज का टॉपिक है फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स और इससे आगे जितने भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं। फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स ये दोनों ब्रांचेस है फार्माकोलॉजी के, सबसे मेजर ब्रांचेस है फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। तो आइए पढ़ते हैं कि फार्माकोडायनामिक्स क्या है और फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है। फार्माकोडायनामिक्स में हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ते हैं। एक ड्रग को जब एक बंदा खा लेता है, उसे एडमिनिस्टर अपने बॉडी में कर लेता है, तो उस ड्रग के उसके बॉडी में जाने के बाद जो एक्शंस होती है, जो वो ड्रग अपना काम सरंजाम देता है, उसके बारे में पढ़ने को फार्माकोडायनामिक्स कहते हैं। यानी कि जो ड्रग है वो हमारे बॉडी के साथ क्या करता है। जब ड्रग को हम अपने बॉडी पे एडमिनिस्टर कर लेते हैं, तो वो उस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो किस तरीके से अपना काम करता है और हमारे बॉडी के साथ वो क्या करता है, इसको हम कहते हैं फार्माकोडायनामिक्स। मीन्स द मैकेनिज़्म बाय विच द ड्रग एक्सर्ट इट्स इफ़ेक्ट। इसका मतलब ये है कि वो सब मैकेनिज़्म जिसके ज़रिए जो ड्रग अपने इफ़ेक्ट को स्टार्ट करता है, अपने इफ़ेक्ट को एक्सर्ट करता है, इसको हम कहते हैं फार्माकोडायनामिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ एस्पायरिन वर्क एज एनाल्जेसिक। जैसा कि एस्पिरिन कैसे एनाल्जेसिया देता है, एस्पिरिन कैसे दर्द को कम करता है। एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन हमारे साथ इसका केमिकल नेम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। ये एनसेड है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग में से एक है। तो इसका मेन जो फंक्शन होता है एस्पिरिन का, वो इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है। लेकिन इसके साथ साथ ये एनाल्जेसिया भी करता है, पेन को भी कम करता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये एनाल्जेसिक भी है क्योंकि पेन को कम करता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये एस्पिरिन जो है पेन को कम करता है। तो कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, उस तरीके के बारे में पढ़ने को हम फार्माकोडायनामिक्स कहते हैं। कि ये जाके प्रोस्टाग्लैंडिन्स की जो फॉर्मेशन होती है उसको ब्लॉक करता है। साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम पे जाके एस्पिरिन साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम के वर्क को स्टॉप करता है। तो उससे इन्फ्लेमेशन भी कम जब वो साइक्लोऑक्सीजिनेज की पाथवे स्टॉप हो जाती है तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनते। जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनते तो इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाती है और पेन भी ठीक हो जाता है, पेन भी रिड्यूस होता है। तो इस जो तरीका है इसका कि जाके साइक्लोऑक्सीजिनेज पे जाके उसके काम को रोका, साइक्लोऑक्सीजिनेज जो एंजाइम है उसके काम को रोका, तो आगे जो इन्फ्लेमेशन हो रही थी वो बंद हो गई। तो ये इसका क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ने को फार्माकोडायनामिक्स कहते हैं। व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, कि ड्रग हमारे बॉडी के साथ क्या करता है। अब है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माको तो आप लोगों को पता है कि फार्माकोन जो है ये ड्रग के लिए इस्तेमाल होता है, और जो काइनेटिक्स है इसका मतलब है मूवमेंट। इसमें हम ड्रग के मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि ड्रग को एडमिनिस्टर किया बॉडी में, अब हमारा बॉडी उसके साथ क्या करता है। बॉडी उसको क्या करता है, बॉडी उसको पहले एब्जॉर्ब करता है, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करती है, सेल को डिस्ट्रीब्यूट होती है। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद क्या होती है, फिर इसकी मेटाबॉलिज्म होती है। मेटाबॉलिज्म के बाद जो लास्ट में इसके जो वेस्ट इसके पार्ट रह गए थे, इसके मेटाबोलाइट्स रह गए थे, उनकी एक्सक्रीशन होती है। तो इसके बारे में पढ़ने को हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। मीन्स द मूवमेंट ऑफ ड्रग विद इन द बॉडी। क्या है इसका मतलब, ड्रग की मूवमेंट है हमारे बॉडी में। जैसा कि ड्रग को जब बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है तो सबसे पहले उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, एब्जॉर्प्शन के बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसके बाद बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स मेटाबॉलिज्म उसकी होती है, एंड एक्सक्रीशन। उसके बाद लास्ट में जो मेटाबोलाइट रह जाते हैं, जो वेस्ट रह जाते हैं, उनकी क्या होती है, उनकी एक्सक्रीशन होती है। तो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन और एक्सक्रीशन, इसका मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ ड्रग है। और इस मूवमेंट ऑफ ड्रग में पढ़ने को हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, कि क्या करता है बॉडी जो है वो ड्रग के साथ क्या करती है, इसके बारे में
पढ़ने को फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। इन दोनों में एमसीक्यूज ये आ सकती है कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, ये कौन है, कौन सा ब्रांच है, तो हम कहेंगे कि ये फार्माकोडायनेमिक्स है। और एमसीक्यूज आ सकती है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, के बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, तो हम लिखेंगे कि ये क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स है। ओवर द काउंटर मेडिसिन, ओटीसी मेडिसिन या ओवर द काउंटर मेडिसिन, जब आप लोग क्लिनिकल पे जाएंगे तो वहाँ आप लोग सुनेंगे कि ओटीसी मेडिसिन, या वैसे ही आप लोगों को किसी कोई आपसे पूछ सकते हैं कि ओटीसी मेडिसिन क्या है। तो ये ओटीसी मेडिसिन जो है ये क्या होती है, दोज मेडिसिन फॉर विच द फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, वो मेडिसिन जो कि एक फिजिशियन जो होता है उसकी प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, ख़ुद से अपनी मर्ज़ी से लिया जा सकता है, ऐसे मेडिसिन को हम कहते हैं ओटीसी मेडिसिन, ओवर द काउंटर मेडिसिन। फॉर एग्ज़ाम्पल एनाल्जेसिक्स हो गए, एंटासिड हो गए। एनाल्जेसिक क्या है, पेन किलर्स है, जितने भी पेन किलर्स है इनको हम क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक्स कहते हैं। और एंटासिड क्या है, जो एसिडिटी को, सेल सिक्रीशन को जीआईटी में जाके स्टमक में एसिडिटी को कम करते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये एंटासिड है। तो एंटासिड हो गया, एनाल्जेसिक हो गए, ये ऐसे ड्रग है कि इनको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए इनको ओटीसी, ओवर द काउंटर मेडिसिन कहते हैं। नीचे आप लोगों को बताया है कि एनाल्जेसिक क्या है। एनाल्जेसिक दोज मेडिसिन्स विच आर यूज फॉर पेन, वो तमाम मेडिसिन जो पेन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होते हैं उनको हम एनाल्जेसिक्स कहते हैं। और एंटीपायरेटिक्स क्या है, पायरेटिक्स लफ्ज़ जो है ये पायरेक्सिया से निकला हुआ है। पायरेक्सिया किसे कहते हैं, फीवर को कहते हैं। और एंटीपायरेटिक्स किसे कहते हैं, मींस के पायरेक्सिया के ख़िलाफ़। तो फीवर के ख़िलाफ़ फीवर को रिड्यूस करने के लिए जितने भी मेडिसिन होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, एंटीपायरेटिक्स कहते हैं। जैसा कि पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल हमारे साथ क्या है, एंटीपायरेटिक है, जो कि फीवर को कम करने के लिए यूज़ होती है। इसके बाद है आइडियोसिंक्रेटिक। आइडियोसिंक्रेटिक किसे कहते हैं, आइडियोसिंक्रेटिक मीन्स अनएक्सपेक्टेड ड्रग रिएक्शन। जो अनएक्सपेक्टेड ड्रग रिएक्शन होते हैं उनको आइडियोसिंक्रेटिक कहते हैं। अनएक्सपेक्टेड ड्रग रिएक्शन ये कि एक्सपेक्ट नहीं होता कि इस ड्रग से ये रिएक्शन पैदा हो सकती है, लेकिन वो जब ड्रग एडमिनिस्टर किया जाता है तो उससे एक अनएक्सपेक्टेड ड्रग रिएक्शन पैदा होती है, तो उन्हें हम कहते हैं कि ये आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब जब भी कोई इंडिविजुअल है उसको अगर इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस हो जाता है। इन्फेक्शियस जो मोनोन्यूक्लियोसिस है ये किस तरह की इन्फेक्शन है, ये एक वायरल इन्फेक्शन होती है जो कि एक हर्पीस वायरस, उसका नाम एप्स्टीन बार वायरस है, उसकी वजह से काज होती है। जब मोनोन्यूक्लियोसिस जो है ये जब काज होती है इस वायरस की वजह से, जब किसी बंदे में आ जाती है तो उसको एंटीवायरल थेरेपी उसकी करते हैं, एंटीवायरल ड्रग्स उसको देते हैं, इसके साथ साथ उसको एंटीबायोटिक भी देते हैं। एंटीबायोटिक किस लिए देते हैं, वो ये जो प्रॉब्लम है ये तो वायरल प्रॉब्लम है, लेकिन उसको एंटीबायोटिक किस लिए देते हैं कि इसको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना लगे। अब सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या है, अभी एक वायरल डिजीज़ आ गई है बंदे में, तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो उस डिज़ीज़ के साथ मुकाबले में लगा हुआ है, उसके साथ काम कर रहा है। तो अभी वो बंदा जो है वो क्या है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, क्योंकि उसको वायरल इन्फेक्शन है, तो उनकी इम्यून सिस्टम क्या है, मसरूफ़ है, तो उसको चांसेस है कि अभी दूसरे उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अटैक कर सकते हैं, जैसा कि बैक्टीरिया अटैक कर सकता है। इसी वजह से उसको क्या दिया जाता है, एंटीबैक्टीरियल जो ड्रग होते हैं, एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो भी उसको दिया जाता है, ताकि इसको पीछे से सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, इस वजह से। तो जब मोनोन्यूक्लियोसिस के पेशेंट को ये एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन क्या है, हमारे साथ एंटीबायोटिक है, ये एम्पिसिलिन जब दिया जाता है तो उसके बॉडी पे, उसके स्किन पे रैशेस निकल आते हैं। तो ये एक्सपेक्ट नहीं थी कि उसको जब एक मोनोन्यूक्लियोसिस के पेशेंट को ये दिया जाएगा, एम्पिसिलिन दिया जाएगा, तो उसको रैशेस निकलेंगे, लेकिन रैशेस निकल आते हैं। तो इस किस्म के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन कहते हैं। टेराटोजेनिक मीन्स हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द फीटस। ये वो कंडीशन होती है कि जब
प्रेगनेंसी के टाइम फिटस जब यूट्रस में होता है तो उस टाइम जो उसकी मदर होती है वो अगर कोई ड्रग लेती है, किसी किस्म के ड्रग लेते हैं, तो फिर क्या होता है, उस ड्रग की वजह से उस फिटस पे उसके जो नेगेटिव उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको हम कहते हैं टेराटोजेनिक इफ़ेक्ट। मतलब कि प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग है जो होते हैं वो कंट्राइंडिकेटेड होते हैं। कंट्राइंडिकेटेड मीन्स कि नहीं देने होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम। अगर गलती से बंदा मदर ले लेता है कोई ऐसा ड्रग तो पास टाइम उसकी मिसकैरेज भी हो जाती है। तो इस किस्म के इफ़ेक्ट्स जो कि मदर के ड्रग इंटेक की वजह से बच्चे पे उसके असर हो, फिटस पे उसके इफ़ेक्ट्स हो, तो उसको हम कहेंगे टेराटोजेनिक इफ़ेक्ट। इसके बाद है सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म क्या है? सिनर्जिज्म मीन्स व्हेन द कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स इंक्रीज द इफ़ेक्ट। जब ड्रग की कम्बिनेशन से उसका जो इफ़ेक्ट है वो इंक्रीज़ हो जाए तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? सिनर्जिज्म कहेंगे। ऐसा होता है कि कभी कभार फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट की बहुत सीवियर कंडीशन की पेन होती है जो कि एक किस्म के एनाल्जेसिक उसको देने से वो ठीक नहीं होती। तो फिर क्या करते हैं डॉक्टर? ऐसा करते हैं कि उसके लिए एक कॉकटेल बनाते हैं। कॉकटेल किसे कहते हैं? 1 और 2 ड्रग्स को जब कंबाइन किया जाता है तो उस कम्बिनेशन फॉर्म को हम कॉकटेल कहते हैं। तो इसके लिए इस पेशेंट के सीवियर पेन को रोकने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो ओपियोइड ड्रग है, ओपियोइड उठा लिया, एक पैरासीटामोल उठा लिया और दूसरा कोई एनसेड उठा लिया और इनको मिला के एक कॉकटेल बना दी और उस कॉकटेल को पेशेंट को एडमिनिस्टर किया तो ये जो 3 ड्रग की एक मिक्सचर थी, एक कॉकटेल बनी थी। इनकी वजह से, इनके इंटरेक्शन की वजह से जो जो फंक्शन थी, इनकी जो इफ़ेक्ट थी वो इंक्रीज़ हो गई, यानी वो पेशेंट का सीवियर पेन बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसको हम कहेंगे कि ये सिनर्जिज्म है कि ड्रग की कम्बिनेशन की वजह से उनके इफ़ेक्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को सिनर्जिज्म कहते हैं। इसके बाद एंटागोनिज्म है। एंटागोनिज्म किसे कहते हैं? मीन्स व्हेन द कम्बिनेशन ऑफ ड्रग डिक्रीज द इफेक्ट। जब ड्रग की कम्बिनेशन हो जाए और उस कम्बिनेशन की वजह से उनके इफ़ेक्ट्स जो है वो डिक्रीज़ हो जाए, इसको हम कहेंगे एंटागोनिज्म है। तो ये किस तरह, इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को ये दूंगी कि हमारे साथ जितने भी ओपियोइड ड्रग है, ओपियोइड ड्रग किन ड्रग्स को कहते हैं? वो तमाम ड्रग्स जो अफ़ीम से बने होते हैं, जो ओपियम पॉपी प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, उनको हम ओपियोइड्स कहते हैं। तो जितने भी ओपियोइड्स ड्रग है, फॉर एग्ज़ाम्पल फेंटेनिल हो गया, हमारे साथ मर्फीन हो गया, ऑक्सीमोरोफोन हो गया, हाइड्रोकोडोन हो गया, ये जो जितने भी ओपियोइड ड्रग्स है, इन ओपियोइड ड्रग्स का इनका क्या है? इनका एक नेलेक्सोन जिसका नाम है, ये इसका क्या है? एंटागोनिस्ट है। नेलेक्सोन इन सब ओपियोइड का एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट हम उसको कहते हैं कि वो जाके, अब हम अगर मर्फीन के साथ हम नेलेक्सोन दें, मर्फीन के साथ नेलेक्सोन भी हम पेशेंट को इंजर्ट करें, तो नेलेक्सोन जाके मर्फीन जिस रिसेप्टर के साथ बांड बनाना चाहती थी, जिस रिसेप्टर के साथ बांड बनाती थी, अब ये नेलेक्सोन उसके साथ compete करेगी, उसके साथ मुकाबला करेगी और जाके उस रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी। तो मर्फीन अब अपना एक्शन नहीं कर पाएगा। जब रिसेप्टर ब्लॉक हो गया तो मर्फीन रिसेप्टर के साथ अटैच ही नहीं हो पाया। जब अटैच नहीं हो पाया तो उसका काम नहीं होगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एंटागोनिज्म कहते हैं कि उसमें एक ड्रग जाके जाके दूसरे ड्रग के इफ़ेक्ट को डिक्रीज़ करता है, उसको हम एंटागोनिज्म कहते हैं। और ये जो नेलेक्सोन और मर्फीन की मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी, इसे हम कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म या कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ मर्फीन कहते हैं। इस प्रोसेस को कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म कहते हैं और इस नेलेक्सोन को कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ ओपियोइड्स कहते हैं, क्योंकि ये जितने भी ओपियोइड्स ड्रग है, इनके साथ मुकाबला करके इनके रिसेप्टर को ब्लॉक करता है और इनके एक्शन को डिक्रीज़ करता है। इसलिए हम नेलेक्सोन को कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ ऑल ओपियोइड्स कहते हैं। पेशेंट कंप्लियंस क्या है? द एक्सटेंट टू विच द पेशेंट फॉलोज द क्लिनिकल प्रिस्क्रिप्शन। जब पेशेंट्स को क्लिनिकल प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है
जब उनको क्लिनिकली ड्रग जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है कि कब खाना है, किस टाइम खानी है, कौन कौन से मेडिसिन खाने हैं, कौन सा मेडिसिन रात को खानी है, कौन सा सुबह खानी है, कौन सा खाने से पहले और कौन सा खाने के बाद खानी है, तो इन सब को हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। और पेशेंट कॉम्प्लियंस किसे कहते हैं कि उस हद को कहते हैं कि उस हद तक पेशेंट इसको फॉलो करे। अगर पेशेंट इस क्लिनिकल प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे तरीके से फॉलो करेगा, उसकी जो पेशेंट कंप्लेंस है वो अच्छी होगी, वो उसके फुल एक्सटेंट तक होगी, तो उसकी जो थेरापेटिक उसका जो वर्क है, वो उसके इलाज के लिए जो काम हो रहा है वो अच्छा होगा और वो जल्दी ठीक होगा। अगर पेशेंट कंप्लेंस नहीं है तो फिर इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, उसका जो थेरेपी है वो सही नहीं होगा। वो इसलिए सही नहीं होता क्योंकि ये जो ड्रग के टाइम है कि सुबह लेनी है, 12 घंटे बाद लेनी है, 24 घंटे बाद लेनी है, ये इनका एक ख़ास काम होता है कि ये प्लाज्मा हाफ लाइफ जो ड्रग का होता है, हम आगे पढ़ेंगे कि प्लाज्मा हाफ लाइफ क्या है। तो उसमें प्लाज्मा में उसकी कंसंट्रेशन और उसकी एक्सक्रीशन, जब ड्रग एक्सक्रीशन हो रही है और प्लाज्मा में उसकी कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, तो उस टाइम हम जब वो 12 घंटे बाद लेते हैं तो दोबारा उसकी कंसंट्रेशन जो है वो वहाँ पे मुकम्मल हो जाती है। और क्या होता है, वहाँ पे एक स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन होती है। स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन हम किसे कहते हैं कि उसमें जितना एक्सक्रीट हो रहा होता है उतना वापस उसकी जगह पे आ रहा होता है। इसको हम क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन कहते हैं। स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन उस वक्त तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि पेशेंट कंप्लियंस ना हो, और जब तक ये स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन जो है वो अटेन नहीं होगी, एक स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन जब मुकम्मल नहीं होगी तो उस पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट नहीं होगी, वो सही उसकी ट्रीटमेंट नहीं होगी। तो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन के लिए पेशेंट कंप्लियंस जो है ये मस्ट है कि पेशेंट कंप्लियंस इसके लिए होना होती है। अब है फार्माकोपिया। फार्माकोपिया क्या है? फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक है, इसको हम ऑफिशियल बुक ऑफ ड्रग्स भी कहते हैं। containing a list of medicinal drug with their effect and direction फॉर देयर यूज़। इसमें क्या होता है, फार्माकोपिया में एक ड्रग्स की एक मेडिसिनल लिस्ट होती है, उसमें उसके डायरेक्शन ऑफ यूज़ और उसकी इफ़ेक्ट्स दोनों बताई होती है कि इस ड्रग के इफ़ेक्ट क्या होंगे, इसको खाने से क्या हो सकती है और इसको किस तरीके से यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें ड्रग के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो उस बुक में शामिल होती है, जो कि फार्माकोपिया का एक बुक होता है। यहाँ पे लिखा है ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ब्रिटिश का अपना फार्माकोपिया है, यूनाइटेड स्टेट का अपना फार्माकोपिया है। ये बहुत ही मशहूर है, ये बहुत पहले से बने हुए थे, बहुत इनका बहुत अरसा हो चुका है, इस वजह से इनको ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इंटरनेशनली इनको यूज़ किया जाता है, तो इसलिए इनका एग्जाम्पल दिया गया है। वैसे फार्माकोपिया जो है वो अभी पाकिस्तान का भी फार्माकोपिया है, अपना इंडिया का भी है। अभी जितने भी मुल्क से सारों का बास का नहीं भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर अभी मुल्क जो है सबका बन रहा है। लेकिन जो मेनली यूज़ होते हैं, जो बहुत अहम है, जो बहुत पहले ज़माने से बने हैं, वो ये ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है। अच्छा स्टूडेंट्स, फार्माकोपिया का क्या होता है, इसमें जो हम इसमें ड्रग के नेम भी होते हैं, और इसमें जो ड्रग का नेम होता है उसको हम जेनरिक नेम कहते हैं उस ड्रग का। हम अक्सर कहते हैं ना कि ड्रग के क्या होते हैं, ड्रग के 3 नेम्स होते हैं। एक उसका केमिकल नेम होता है, एक उसका जेनरिक नेम होता है, और एक उसका क्या होता है, प्रोप्रिएटरी नेम होता है। तो हर एक ड्रग के नाम्स होते हैं। एक उसका मैंने बताया केमिकल नेम, दूसरा उसका जेनरिक नेम, और तीसरा उसका प्रोप्रिएटरी नेम। केमिकल नेम वो होता है कि उस ड्रग में कौन सा केमिकल फार्मूला है, उस ड्रग की केमिकल फार्मूला क्या है, उस बेस पे उसको जो नेम दिया जाता है उसको हम केमिकल नेम कहते हैं। और फार्माकोपिया उस ड्रग को जो नाम देता है उसको हम कहते हैं जेनरिक नेम। जो फार्माकोपिया जो नाम देता है उसको हम क्या कहते हैं, जेनरिक नेम। और जो फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री होता है, फार्माक्यूटिकल कंपनी होता है, जिस कंपनी में वो ड्रग बनी होती है, वो कंपनी उसको जो नाम देता है उसको हम कहते हैं प्रोप्रिएटरी नेम।
फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ एस्पिरिन है। एस्पिरिन को क्या कहते हैं, ये एस्पिरिन जो है ये एनसेड है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। इन्फ्लेमेशन के ख़िलाफ़ हम इसको यूज़ करते हैं। एस्पिरिन जो है इसका जो केमिकल नेम है वो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। वो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इसका केमिकल नेम इसलिए है कि जो इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला जो है उस फार्मूले को देख के इसका नाम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बनता है, इसलिए ये इसका केमिकल नेम है। और इसका जेनेरिक नेम क्या है? जेनेरिक नेम इसका एस्पिरिन है, जो कि फार्माकोपिया ने इसको दी हुई होती है कि उसका जेनेरिक नेम है एस्पिरिन। और प्रोप्रिएटरी नेम इसका क्या है? डिस्प्रीन है। डिस्प्रीन ये कंपनी में बनी होती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है उसमें बनी होती है, उस कंपनी ने इसको ये नाम दिया है कि डिस्प्रीन। तो हमने एस्पिरिन का पढ़ा। एस्पिरिन क्या है? जेनेरिक नेम है। डिस्प्रीन इसकी प्रोप्रिएटरी नेम है और इसकी केमिकल नेम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। इसी तरह एक और एग्जांपल है हमारे साथ पैरासीटामोल की, जो कि हम पैरासीटामोल जो है इसे क्या करते हैं, पैरासीटामोल को हम अक्सर यूज़ करते हैं फ़ीवर के लिए, ये होता है पेन के लिए भी, जो कोई छोटी सी हेडेक भी होती है तो हम लेते हैं। तो इसकी क्या है, इसकी भी केमिकल नेम, जेनेरिक नेम और प्रोप्रिएटरी नेम है। केमिकल नेम क्या है पैरासीटामोल का? केमिकल नेम है N4 हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटेमाइड, इसका केमिकल नेम होता है। जो इसके फार्मूले को देख के इसको नाम दिया गया है वो क्या है? N4 हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटेमाइड। ये इसका केमिकल नेम होता है। और इसका जेनेरिक नेम जो है, इसको जेनेरिक नेम यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया USP ने अपना दिया हुआ है और ब्रिटिश फार्माकोपिया BP ने अपना दिया हुआ है। जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है उसने इसका जेनेरिक नेम एसिटामिनोफेन दिया है। पैरासीटामोल का जेनेरिक नेम एसिटामिनोफेन किसने दिया हुआ है? यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया ने दिया हुआ है। और ब्रिटिश फार्माकोपिया ने इसको पैरासीटामोल का नाम दिया होता है। तो हम ये पैरासीटामोल जो ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये हम किस फार्माकोपिया से इसका नाम उठा के यूज़ करते हैं? ब्रिटिश फार्माकोपिया से इसका नाम उठा के पैरासीटामोल यूज़ करते हैं। इसी पैरासीटामोल को जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है उसमें एसिटामिनोफेन कहते हैं। एसिटामिनोफेन पैरासीटामोल दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है इसने इसको एसिटामिनोफेन का नाम दिया है और ब्रिटिश फार्माकोपिया ने इसको पैरासीटामोल का नाम दिया है। अब इसके जेनेरिक ने जो इसकी प्रोप्रिएटरी नेम है उसकी तरह आते हैं। जिसका प्रोप्रिएटरी नेम ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी में बनता है उस कंपनी ने बाज़ टाइम इसको पेनाडोल हम कहते हैं, बाज़ टाइम इसको हम कल्पोल कहते हैं। तो ये इसके जो प्रोप्रिएटरी नेम होते हैं वो है कि कंपनी ने बना है, कंपनी ने पैरासीटामोल को पेनाडोल का नाम दिया, दूसरे कंपनी ने कैलपोल का नाम दिया। तो ये जो है इसके कंपनी के नाम होते हैं, इसको हम प्रोप्रिएटरी नाम कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब है एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड एक्सिपिएंट। मेडिसिन में 2 टाइप ऑफ थिंग्स होती है, एक को हम एक्टिव इंग्रेडिएंट कहते हैं, दूसरे को हम एक्सिपिएंट कहते हैं। अब ये एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है और एक्सिपिएंट क्या है, इनको पढ़ते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट मीन्स बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस विच प्रोड्यूस इफेक्ट। एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है? एक्टिव इंग्रेडिएंट का मतलब है कि ये बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस होता है जो कि इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। जो मेन इफेक्ट जिसके ज़रिए प्रोड्यूस होती है, जो बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस होता है, इसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव इंग्रेडिएंट कहते हैं। और एक्सिपिएंट क्या है? एन एक्सिपिएंट इज़ ए फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव सब्सटेंस फॉर्मुलेटेड alongside the active pharmaceutical ingredient of a medication। एक्सिपिएंट जो है ये फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव सब्सटेंस होता है, इसका फार्माकोलॉजिकली कोई काम नहीं होता, बल्कि ये जब फार्मुलेटेड किया जाता है ये एक्टिव फार्माक्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है, जो जिसका फार्माकोलॉजिकली एक्शन होता है, उसको जब फार्मुलेट किया जाता है तो उसको फार्मुलेट करते वक्त इसके साथ साथ ये फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव सब्सटेंस जो है इनको भी मिक्स किया जाता है। तो इसलिए इनको हम कहते हैं ये एक्सिपिएंट है। ये जो फार्माकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसके साथ साथ मेडिकेशन में मौजूद होती है, जैसा कि सेलुलोज डेरिवेटिव्स है, जितने भी ये शुगर वगैरह है सेलुलोज डेरिवेटिव्स ये शामिल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल
हम अगर एक सिरप उठाते हैं, एक पैरासीटामोल की सिरप, चले ये एक इजी एग्जांपल है। पैरासीटामोल की जब हम सिरप उठाते हैं तो उस सिरप में पैरासीटामोल भी है और उसके साथ साथ वो चखने में मीठा है। तो वो मीठा इसलिए है कि उसमें शुगर भी है, सक्रोज भी उसमें है। तो अब उस सिरप में जो पैरासीटामोल है वो हमारे साथ एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि फार्माकोलॉजिकली एक्शन करता है, जो कि थेरापेटिक पर्पस के लिए होता है। वो क्या करता है, वो फार्माकोलॉजी के लिए एक्शन करता है पैरासीटामोल। इसे हम क्या कहेंगे, ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है। और इसी सिरप में जो फ्लेवर इसका होता है और जो इसकी मिठास होती है शुगर की वजह से, सक्रोज की वजह से, उसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, एक्सीपिएंट है। कि इसकी कोई फार्माकोलॉजिकली वो वर्क नहीं है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं है, लेकिन उसको फ्लेवर देने के लिए, उसको मीठा बनाने के लिए इसमें शुगर डाला गया है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं एक्सीपिएंट। पर्पस सर्व बाय एक्सीपिएंट। अब ये एक्सीपिएंट हम जो ऐड करते हैं इनका मकसद क्या होता है, हम क्यों एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ एक्सीपिएंट मिक्स करते हैं। तो प्रोवाइड बल्क टू द फार्मूलेशन, क्या करता है, जो हम फार्मूलेशन करते हैं मेडिकेशन बनाते वक्त, मेडिसिन बनाते वक्त जो फार्मूलेशन होती है उसको बल्क फराहम करता है। बल्क मींस के जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो अक्सर बहुत कम अमाउंट में होता है, वो माइक्रोग्राम में होता है, बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है। तो उसको थोड़ा बड़ा बनाने के लिए, उसको नज़र आने के काबिल बनाने के लिए उसमें कुछ चीज़ों की एडिशन की जाती है, उसको बल्कि यानी बड़ा बनाने के लिए, मोटा करने के लिए। तो उसको हम कहते हैं कि ये एक्सीपिएंट है। तो एक्सीपिएंट का पर्पस क्या होता है, फार्मूलेशन को बल्कि बनाना, उसको बड़ा बनाना। क्योंकि हम एक्टिव इंग्रेडिएंट से तो उसको बड़ा नहीं बना सकते ना। अगर हम एक्टिव इंग्रेडिएंट से उसको बड़ा बनाए तो वो टॉक्सिक इफेक्ट में चली जाएगी, उसमें उसका डोज जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट का वो बहुत ज़्यादा होगा। इस वजह से उसे हम जितना वो इलाज के पर्पस के लिए जितना चाहिए होता है उतना उससे उठाते हैं, तो वो माइक्रोग्राम में होता है, बस बहुत कम मकदार में होते हैं। तो उस कम मकदार को नज़र आने के काबिल बनाने के लिए, उसको बड़ा बनाने के लिए उसके साथ क्या करते हैं, एक्सीपिएंट ऐड किया जाता है। फैसिलिटेट ड्रग एब्जॉर्प्शन और सॉल्युबिलिटी एंड अदर फार्माकोकाइनेटिक कंसीडरेशन। दूसरा इसका पर्पस क्या है, फैसिलिटेट ड्रग एब्जॉर्प्शन और सॉल्युबिलिटी। या तो ये ड्रग एब्जॉर्प्शन बास टाइम होता है कि इसकी वजह से ड्रग एब्जॉर्प्शन में मदद मिलती है, ऐसी कोई एक्सीपिएंट जो है वो इसमें ऐड की जाती है कि इसकी एब्जॉर्प्शन को तेज़ करती है या एब्जॉर्प्शन में मदद देती है या इसको सॉल्युबल बनाने में मदद देती है। और उधर फार्माकोकाइनेटिक कंसीडरेशन, या उनका दूसरा कोई फार्माकोकाइनेटिक कंसीडरेशन होता है। फार्माकोकाइनेटिक मतलब ड्रग की मूवमेंट में कोई कंसीडरेशन। कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देती चलूँ कि हमारे साथ बाज़ ड्रग ऐसे होते हैं कि वो इंटेरिक कोडिड हम उनको कहते हैं। इंटेरिक कोडिड ऐसे ड्रग होते हैं कि वो जाके इंटेस्टीन में जाके वो खुलते हैं, तब तक वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, जब इंटेस्टीन में पहुंच जाते हैं तब वो खुल जाते हैं। इसलिए हम उनको कहते हैं कि इंटेरिक कोडेड है, तब तक नहीं खुलेंगे जब तक इंटेस्टीन में नहीं पहुंचेंगे। तो ये जो कोटेड की गई थी, इसको इस मकसद से की गई थी कि इसका फार्माकोकाइनेटिक कंसिडरेशन लिया गया था कि इसको जाके इंटेस्टीन में खुलना है, उससे पहले नहीं खुलना है। तो इस कोटेड के ज़रिए हेल्प हुई कि इंटेस्टीन में जाके खुली, उससे पहले नहीं खुली। तो इसको हम कहेंगे कि ये एक्सीपिएंट है। और इसका जो फंक्शन है, इसका जो पर्पस है वो ये है कि ये फार्माकोकाइनेटिक कंसिडरेशन में हेल्पफुल है। प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट फ्रॉम डीनेचुरेशन, या क्या करते हैं, उसको स्टेबल करने के लिए, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसको स्टेबल करने के लिए बी एक्सीपिएंट ऐड किया जाता है। उसको डीनेचुरेशन से बचाने के लिए, उसको ख़राब होने से बचाने के लिए उस पर एक्सीपिएंट ऐड किया जाता है, या बस टाइम उसको खूबसूरत बनाने के लिए भी उस पर वो किया जाता है, एक्सीपिएंट ऐड किया जाता है। जैसे कि फिल्म कोडिड है, चिकनाई से कोडिड की जाती है उनको, ड्रग को, उनको हम कहते हैं फिल्म कोडिड ड्रग। तो इस टाइप के ड्रग होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इससे आगे है इफ़िकेसी और पोटेंसी। अब हम समझेंगे कि फार्माकोलॉजी में सबसे ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज ये यूज़ होते हैं कि इफ़िकेसी ऑफ ड्रग, पोटेंसी ऑफ ड्रग, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। तो हम पहले पढ़ते हैं कि इफ़िकेसी क्या है और पोटेंसी क्या है। तो इफ़िकेसी और पोटेंसी जो है ड्रग की, इसमें जो डिफिनीशन लिखा है इफ़िकेसी में क्या डिफिनीशन लिखी गई है, मींस मैक्सिमम इफ़ेक्ट
means maximum effect that a drug can produce regardless of drug dose। एफिकेसी में इस तरह होता है कि ये एफिकेसी जो है ये एक जो ड्रग होती है उसकी मैक्सिमम इफ़ेक्ट का हमें बताती है। अच्छा स्टूडेंट्स, पहले आप लोग ये समझ लें कि इफ़िकेसी और पोटेंसी दोनों क्या चीज़ है, दोनों ड्रग के रिस्पॉन्सेस है। पोटेंसी भी ड्रग की रिस्पॉन्सेस में शामिल है, और ये जो इफ़िकेसी है ये भी ड्रग्स की क्या है, रिस्पॉन्सेस है। तो ड्रग की वो रिस्पॉन्स जिनमें हम उसके डोज को ना देखें, बस उसके इफ़ेक्ट को देखें कि ये कितना इसका इफ़ेक्ट है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है, ज़्यादा एक्सटेंट तक इफ़ेक्ट करती है, या लोअर या मॉडरेट एक्सटेंट तक ये इफ़ेक्ट करती है, उसको हम बोलेंगे कि ये इफ़िकेसी है। और पोटेंसी किस तरह की रिस्पॉन्स है ड्रग की, मीन्स अमाउंट ऑफ ड्रग दैट इज़ नीडेड टू प्रोड्यूस ए गिवन इफ़ेक्ट। इसमें हम ड्रग के डोज को देखते हैं, उसके अमाउंट को देखते हैं, और अमाउंट को इस तरह देखते हैं कि उसके अमाउंट जो है वो कितने अमाउंट में अगर ड्रग हुआ तो वो कितना एक्शन शो करेगा। अगर अमाउंट को ज़्यादा किया जाए तो उसकी एक्शन किस हद तक जा सकती है, अगर अमाउंट को कम किया जाए तो उसकी एक्शन क्या हो सकती है। तो जिसमें अमाउंट को देखा जाता है, ड्रग के डोज को देखा जाता है, उसको हम उस रिस्पॉन्स को पोटेंसी कहते हैं। डोज के लिहाज से जो रिस्पॉन्स शो होती है ड्रग की उसको हम पोटेंसी कहते हैं। और डोज के अलावा उसकी जो मैक्सिमम इफ़ेक्ट है, इसमें जिसमें डोज की बात नहीं है, जो उसकी मैक्सिमम इफ़ेक्ट होती है, उस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं ये ड्रग की इफ़िकेसी है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो जो पोटेंसी है इसके लिए क्या होता है, पोटेंसी के लिए हमें जो अमाउंट ऑफ ड्रग होता है, अमाउंट ऑफ ड्रग नीडेड टू प्रोड्यूस ए गिवन इफेक्ट, इसमें पोटेंसी में क्या किया जाता है, जो ड्रग की अमाउंट होती है उसकी नीड होती है इफेक्ट पैदा करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कहते हैं द पोटेंसी ऑफ आइब्रोफिन इज़ दैट 400 mg आइब्रोफिन रिड्यूस 50% पेन। अगर हम देखें कि आइब्रोफिन जो है, आइब्रोफिन को हम 400 mg अगर आइब्रोफिन हम दे दें तो 400 mg आइब्रोफिन से क्या होता है, 50% पेन जो है वो रिड्यूस होता है। आइब्रोफिन क्या है ये भी आपको बताती चलूँ कि आइब्रोफिन भी एनसेड है, ये भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। इसको हम एनाल्जेसिक में या पेन की कमी के लिए इसलिए के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि पेन को कम करता है या एनाल्जेसिक इफेक्ट इसका है, क्योंकि ये इसके साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन के साथ साथ ये पेन को भी रिड्यूस करता है, इस वजह से कहते हैं। तो मैं आप लोगों को पोटेंसी की एग्जांपल दे रही थी। हाँ, पोटेंसी के लिहाज से आइब्रोफिन जो है, अगर हम 400 mg आइब्रोफिन दे दें पेशेंट को तो वो क्या करती है, 400 mg आइब्रोफिन जो है वो 50% पेन को रिड्यूस करती है। इसी तरह हम देखें तो मर्फीन जो है, मर्फीन अगर हम 10 mg मर्फीन दे दे पेशेंट को तो 10 mg पर मर्फीन जो है वो क्या करती है, वो भी 50% पेन को रिड्यूस करती है। तो हमने इसमें कंपेयर किया, हमने आइब्रोफिन और मर्फीन की कंपैरिजन की। मर्फीन जो है वो क्या करता है, 10 mg मर्फीन 50% पेन को रिड्यूस करता है, और जो आइब्रोफिन है वो 400 mg आइब्रोफिन जो है वो क्या करता है, 50% पेन को रिड्यूस करता है। तो वो तमाम ड्रग, मतलब हम कहेंगे कि अब मर्फीन की पोटेंसी ये है कि मर्फीन 10 mg 50% पेन को कम करता है, और आइब्रोफिन की पोटेंसी ये है कि आइब्रोफिन जो है वो 400 mg 50% पेन को कम करता है। तो ये इन दोनों ड्रग्स की क्या हो गई, पोटेंसी हो गई, जिसमें हमने इनके डोज को देखा और फिर इनके इफ़ेक्ट को देखा, डोज के लिहाज से इनके इफ़ेक्ट को देखा, तो ये इन ड्रग्स की पोटेंसी हो गई। वो तमाम ड्रग्स जो कि हाई रिस्पॉन्स शो करते हैं लेस डोज में जो ड्रग हाई इफ़ेक्ट शो करते हैं, डोज उनका लेस होता है लेकिन इफ़ेक्ट हाई होता है, उनको हम कहते हैं कि ये हाई पोटेंट ड्रग है। और वो तमाम ड्रग जिनका डोज हाई होता है और इफ़ेक्ट कम होता है बनिस्बत दूसरों के, उनको हम कहते हैं लेस पोटेंट ड्रग। तो इस एग्ज़ाम्पल में जो आइब्रोफिन थी वो लेस पोटेंट ड्रग थी एज़ कम्पेयर टू मॉर्फिन जो कि हाई पोटेंट ड्रग है। अब हम चलते हैं इफ़िकेसी की एग्ज़ाम्पल की तरफ। इफ़िकेसी की एग्ज़ाम्पल क्या है, यही मॉर्फिन और आइब्रोफिन को हम इसमें भी कंपेयर करके देखते हैं कि आइब्रोफिन की एफ़िकेसी कितनी है और मॉर्फिन की एफ़िकेसी कितनी है।
अच्छा स्टूडेंट्स, तो हम कहते हैं कि जो आइप्रोफिन है वो उसकी इफ़िकेसी 50% पेन को रिलीव करती है। आइप्रोफिन की इफ़िकेसी है कि वो क्या करती है, 50% पेन को रिलीव करती है, और मॉर्फिन की इफ़िकेसी है कि मॉर्फिन 90% पेन को रिलीव करती है। तो इसमें हमने इसके डोज को टच ही नहीं किया। हमने बस ये कहा कि आइप्रोफिन जो है वो उसकी इफ़िकेसी ये है कि वो 50% पेन को रिलीव करती है, और मॉर्फिन की इफ़िकेसी ये है कि वो 90% पेन को रिलीव करती है। तो इसमें जो हाई इफ़िकेसी जिस ड्रग का है वो क्या है, मॉर्फिन है, क्योंकि ये 90% पेन को रिलीव करती है, और आइप्रोफिन जो है वो लेस इफ़िकेसी वाला ड्रग है क्योंकि वो 50% पेन को रिलीव करती है। तो ये हमारे साथ इफ़िकेसी हुआ। इफ़िकेसी में हम डोज को टच ही नहीं करते, डोज की बात ही नहीं करते, और हम पोटेंसी में क्या करते हैं, पोटेंसी में हम उसके डोज को देखते हैं, डोज के लिहाज से उसको देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आते हैं बायो अवेलेबिलिटी की तरफ कि बायो अवेलेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे लिखा है, इज ए डिग्री टू विच आर द proportion of drug that is available to the site of action or target tissue to produce the desired effect। ड्रग का वो प्रोपोर्शन जो कि अभी अवेलेबल है कि वो साइट ऑफ एक्शन में जाएगी और अपना टारगेट टिश्यू में चला जाएगा, और टारगेट टिश्यू में जाके अपना जो डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट है, जो इफ़ेक्ट हम इससे चाहते हैं वो इफ़ेक्ट पैदा करेगी, इसको हम कहेंगे बायो अवेलेबिलिटी। कि अभी जो ड्रग है वो क्या है, इस अवेलेबल है कि वो अभी साइट ऑफ एक्शन में जाएगी। तो ड्रग कब अवेलेबल होती है कि वो साइट ऑफ एक्शन में जाएगी, ड्रग जब ब्लड में आती है, ड्रग जब ब्लड प्लाज्मा में चली आती है, तब वो अवेलेबल होती है कि वो साइट ऑफ एक्शन में वो टारगेट टिश्यू में चला जाए। तो इसका मतलब है कि जो जितना भी ड्रग की कंसंट्रेशन है, जो कि हमारे प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में ड्रग की जो जितनी भी कंसंट्रेशन आ जाती है एब्जॉर्ब होके, उसको हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। जैसा कि हमने कोई ड्रग ली, हमने पैरासीटामोल की टेबलेट ली, 10 mg हमने टेबलेट ली, तो उस 10 mg जो है टेबलेट है वो एब्जॉर्ब होके 8 mg या 9 mg हमारे जो 8 mg या 7 mg जितना भी हो, वो जब हमारे ब्लड प्लाज्मा में आ जाती है तो हम कहते हैं कि ये बायो अवेलेबिलिटी है। ये अभी हमारे बायो मीन्स हमारे ब्लड जो है, ब्लड में, हमारे ब्लड प्लाज्मा में अभी अवेलेबल है। इसके बाद वो साइट ऑफ एक्शन में जाके अपना एक्शन जो है वो स्टार्ट करेगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। इसको हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ब्लड प्लाज्मा इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग। ड्रग की जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है ब्लड प्लाज्मा में, अगर हम ब्लड प्लाज्मा में देखते हैं तो वहाँ ड्रग की जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है, पहुँच जाती है मैक्सिमम कंसंट्रेशन को जब ड्रग प्लाज्मा में, तो उसको हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल इसमें हम लेते हैं और इसको समझते हैं। एमोक्सिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक है एमोक्सिसिलिन। इसको हम ओरल रूट से इस्तेमाल करते हैं, टेबलेट एमोक्सिसिलिन की खाते हैं। अब किस लिए खाते हैं, जब थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह हो जाती है, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, तो एंटीबायोटिक है, ज़ाहिरी सी बात है, इसको हम यूज़ करते हैं। तो हमने अगर 500 mg एमोक्सिसिलिन ओरल रूट से लिया, ओरल रूट से अगर हमने 500 mg एमोक्सिसिलिन लिया, तो वो क्या होगी, वो जाके जब ब्लड प्लाज्मा में एब्जॉर्ब होगी तो उसकी कंसंट्रेशन, मैक्सिमम कंसंट्रेशन है वो 400 mg होगी। एक एग्ज़ाम्पल है कि उसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो है वो 400 mg तक पहुंच जाएगी। वो इसलिए कि जो ओरल रूट से हम ड्रग जितने भी लेते हैं उनकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो लेस होती है एज़ कम्पेयर टू ये जो पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन होता है ड्रग का। पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत सारे रूट्स है, उनमें जो इंट्रावेनस रूट होता है उसकी 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है, क्योंकि वो डायरेक्टली ब्लड में चला जाता है। इसकी बनस्पत जब ओरली खाते हैं तो वो क्या होता है, जाके उसके एब्जॉर्प्शन में, उसका जो एब्जॉर्प्शन में इस तरह होता है कि उसकी जो फुल कंसंट्रेशन है वो नहीं आती, क्योंकि बॉडी में जाके बास को एक्सक्रीट भी होना पड़ता है। तो इस वजह से क्या होती है, उसकी जो फुल कंसंट्रेशन है वो फुल ही नहीं आती बल्कि उससे थोड़ा रिड्यूस होता है। तो इस मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो कि एमोक्सिसिलिन की ब्लड प्लाज्मा में हमने 500 mg हमने ली थी, अभी ब्लड प्लाज्मा में 400 mg है, तो ये क्या है, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ एमोक्सिसिलिन है, जो कि 400 mg आ गई, क्योंकि हमने
इसे ओरल रूट से ली थी। अगर इसे हम पेरेंटल रूट में इंट्रावेनस रूट से अगर लेते, हम इसे इंट्रावेनसली लगा लेते एमोक्सिसिलिन को एज ए इंजेक्शन, तो क्या होती, तो इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो 100% इसकी बायो अवेलेबिलिटी होती। अच्छा स्टूडेंट्स, तो इस एग्ज़ाम्पल में अभी हम अगर इस एग्ज़ाम्पल को देखें तो इस एग्ज़ाम्पल में क्या है, जो 500 mg हमने एमोक्सिसिलिन लिया था उसका जो मैक्सिमम है वो क्या हुआ, मैक्सिमम 400 mg इसका मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी हो गया। इसके बाद अच्छा जी, हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ क्या है, प्लाज्मा हाफ लाइफ हम इसे कहते हैं। हाफ लाइफ और ड्रग, half life or drug is the time taken by plasma concentration of drug to decrease by 50%। ये वो टाइम है कि उसमें जो ड्रग की जो मैक्सिमम अमाउंट होती है वो हाफ रह जाती है। हाफ की कैसे हाफ रह जाती है, हाफ मीन्स कि वो 50% हाफ रह जाती है अपने असल अमाउंट से। तो इसको हम जो इसमें जो टाइम लगता है कि वो कितने टाइम में हाफ रह गई, उस टाइम को हम कहते हैं कि ये हाफ लाइफ है। इसको हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि द टाइम इन विच मैक्सिमम डोज ऑफ ड्रग इज कन्वर्ट टू हाफ अमाउंट इज कॉल्ड प्लाज्मा हाफ लाइफ। द टाइम in which the maximum dose of a drug is convert to half amount is called plasma half life। कि वो टाइम जिसमें जो मैक्सिमम डोज होता है ड्रग का वो कन्वर्ट होता है हाफ अमाउंट में, इस टाइम को हम कहते हैं कि ये क्या है, प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ दैट ड्रग है। तो प्लाज्मा हाफ लाइफ का इसमें हमें बताया है, इससे आगे क्या बता रहा है, आर रीच हाफ टू द ओरिजिनल कंसंट्रेशन। अच्छा, जो उसकी ओरिजिनल कंसंट्रेशन थी उससे हाफ जब रह जाती है तो उसको हम कहते हैं प्लाज्मा हाफ लाइफ। फॉर एग्जांपल, इनिशियली इफ़ द ड्रग हैज़ प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ 100 mg, जब हमने इंट्रावेनसली कोई ड्रग लगाया, अगर हमने इंट्रावेनसली 100 mg पेंसिलिन इंजेक्शन लगाई, पेंसिलिन इंजेक्शन क्या है, एंटीबायोटिक है। 100 mg अगर पेंसिलिन इंजेक्शन इंट्रावेनसली अगर लगाई, तो इंट्रावेनसली अगर लगाई तो वो वेन उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो 100% होगी। अभी हमारे ब्लड प्लाज्मा में उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो 100 mg या 100 ml है। तो अब क्या होगी, एंड आफ्टर पासिंग 2 आवर, अब 2 घंटे बाद वो दोबारा से नीचे आएगी। क्यों, क्योंकि उसे तो प्लाज्मा में तो रहना नहीं है ना, उसे क्या होना है, उसे डिस्ट्रीब्यूट होना है और सेल में जाके अपनी एक्शन करनी है। तो वो अभी डिस्ट्रीब्यूट होगी और डिस्ट्रीब्यूट होकर टारगेट टिश्यूज़ में, टारगेट सेल में जाएगी और अपना एक्शन कंटिन्यू करेगी। तो इस एक्शन को कंटिन्यू करने के लिए वो प्लाज्मा को छोड़ के जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जब सेल की तरफ चली जाती है, तो इसमें टाइम लगता है। और वो जो टाइम लगता है और इसमें जो उसकी कंसंट्रेशन होती है वो प्लाज्मा में फिर लो हो जाती है, हाफ अमाउंट को पहुंच जाती है। इसको हम कहते हैं प्लाज्मा हाफ लाइफ, कि वो कितने घंटे में होती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ लिखा है कि 100 mg ड्रग आफ्टर पासिंग 2 आवर इट रिड्यूस टू 50 mg। अगर 2 घंटे इसके हो गए, अभी 100 mg थी हमारी मैक्सिमम प्लाज्मा में इसकी कंसंट्रेशन 100 mg थी, अभी 2 घंटे गुजरने के बाद ये 50 mg रह जाएगी। देन द हाफ लाइफ वुड बी, फिर इसका हाफ लाइफ जो है वो क्या होगा, फिर इसका जो हाफ लाइफ है वो हमारे साथ क्या होगी। तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, प्लाज्मा हाफ लाइफ है। तो इससे बहुत सारे MCQs भी बनते हैं कि फिर कैसे, मतलब इससे कोई ड्रग दिया होता है और कहा गया होता है कि इसका क्या करें, इसका प्लाज्मा हाफ लाइफ मालूम करें। तो फिर इसे हम ऐसा करते हैं कि ये जो जितना भी टाइम होता है, कितना टाइम लेता है एक ड्रग हाफ अमाउंट में रह जाने के लिए, तो फिर हम इसको इसके साथ डिवाइड करते हैं और फिर इसका जो टाइम है वो निकल आता है कि कितने घंटे में ये कितना रह जाता है। प्लाज्मा हाफ लाइफ हेल्प टू मेंटेन स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। अच्छा, ये प्लाज्मा हाफ लाइफ जो है वो क्या करती है, वो मदद देती है कि स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए। हमने थोड़ी देर पहले भी स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन के बारे में डिस्कस की कि वो कंसंट्रेशन के जिसमें उसकी जो प्लाज्मा में उसकी अमाउंट और फिर उसकी एक्सक्रीट अमाउंट के एक्सक्रीट जब हो जाती है तो फिर दोबारा प्लाज्मा में उसको पहुंचाना होता है। अगर ये अचीव हो जाती है तो फिर ड्रग जो थेरापेटिक मेजर है वो भी क्या हो जाती है, थेरापेटिक मेजर जो इसका बनता है
वो सही बनता है और बंदे का इलाज जो है वो सही से हो जाता है। तो प्लाज्मा हाफ लाइफ की ही वजह से हमें पता चलती है कि स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन का, और फिर हम स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को डॉक्टर्स जो है वो बरकरार रखने के लिए ये जो ड्रग की टाइमिंग होती है कि सुबह लेनी है, 12 घंटे बाद लेनी है, 24 घंटे में लेनी है, तो उनको पता होता है कि इस ड्रग का जो प्लाज्मा प्लाज्मा हाफ लाइफ है वो कितना है, कि कितने देर बाद ये इसके पास प्लाज्मा में इसकी कंसंट्रेशन कम होगी और दोबारा इसको लेना है, दोबारा इसकी कंसंट्रेशन को वहाँ मेंटेन करनी है। क्योंकि इसके अलावा क्या हो सकती है स्टूडेंट्स, अगर एंटीबायोटिक्स है और उनको हमेशा ऐसा आप लोगों ने घरों में भी सुना होगा कि एंटीबायोटिक्स को टाइम पे लेना चाहिए, अगर उनको टाइम पे नहीं लिया जाए तो बीमारी और ज़्यादा होगी। ये किस लिए कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं कि अगर उसकी हाफ लाइफ उधर पे कम, एक मैकेनिज़्म जारी है कि उसका बैक्टीरिया के साथ वो अपना मुकाबला कर रहा होता है, जो एंटीबायोटिक है उसको किल करने की कोशिश में लगा होता है, तो यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन जब प्लाज्मा में कम हो जाती है, तो बंदे ने अगर पेशेंट का जो कंप्लियंस है कि वो उसके जो ऑर्डर्स है डॉक्टर के उसको अगर अच्छे से नहीं मानता और उसे इजीली लेता है, उसे सही सीरियसली नहीं लेता, और ड्रग उसको खानी थी 12 घंटे बाद, अभी वो खाता है 24 घंटे बाद या 12 घंटे के बजाय 16 घंटे बाद, तो क्या होता है वहाँ के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मौका मिल जाता है और वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं और मजबूत हो जाते हैं, और जब और मजबूत होकर वो रेजिस्टेंट बन जाते हैं तो फिर वो एंटीबायोटिक को वो जितना भी खा ले उस पर वो इसका असर नहीं शो होता। तो यही वजह है कि ड्रग को TDS डाइसेमेंडस दिन में 3 मरतबा या दिन में 1 मरतबा या दिन में 2 मरतबा, ये जो प्रिस्क्रिप्शन होती है ये इसी वजह से होती है। इसके बाद है प्रोफाइलेक्टिक एजेंट। प्रोफाइलेक्टिक एजेंट किसे कहते हैं? इज़ एनी ड्रग दैट प्रिवेंट ए डिजीज़ आर इलनेस फ्रॉम अकरिंग। ये वो तमाम ड्रग होती है कि ये इनको हम प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई डिज़ीज़ आई नहीं है लेकिन उसको रोकने के लिए, उसको अकर होने से रोकने के लिए हम जो जो ड्रग यूज़ करते हैं उनको हम प्रोफाइलेक्टिक एजेंट कहते हैं। जैसा कि वैक्सीन्स है, जितने भी वैक्सीन्स है सबको हम क्या कहते हैं? प्रोफाइलेक्टिक एजेंट कहते हैं, क्योंकि वो डिज़ीज़ के अकर होने से पहले लगाई जाती है कि उनको रोका जाए, उसको पैदा होने न दे। तो ये हमारे साथ प्रोफाइलेक्टिक एजेंट है। अक्सर मलेरिया जब फैल जाती है तो उस टाइम ऐसा करते हैं कि बंदे को मलेरिया नहीं होती लेकिन उसको एंटी मलेरियल ड्रग पहले से दी जाती है, तो वो क्या होती है प्रोफाइलेक्टिकली उनको दी जाती है कि उसको पहले से ही वो दी जाती है ताकि डिजीज़ उसको ना लगे, तो वो क्या कहलाएंगी? प्रोफाइलेक्टिक एजेंट कहलाएंगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ फार्मेकोलॉजी। अब ये टर्मिनोलॉजीज जितने भी हमने पढ़ लिए वो मुकम्मल हो गए। अब फार्मेकोलॉजी की हमारे साथ ब्रीफ हिस्ट्री है कि फार्मेकोलॉजी कब बनी थी, इसकी बर्थ डे कब थी, और कौन कौन से जो मेजर इसके फार्मेकोलॉजिस्ट वगैरह है कि उन्होंने इस पे काम किया, उनकी बातें हैं। Originating in 19th century, the discipline make drug development possible। जब 19th सेंचुरी का आगाज़ हुआ तो ड्रग की जो डेवलपमेंट है वो भी क्या हुई? पॉसिबल हुई। मींस के 19th सेंचुरी के बाद जो ड्रग की डेवलपमेंट है वो सही से उस टाइम से क्या हुई? शुरू हुई। फार्मेकोलॉजी इज़ वन ऑफ द कॉर्नस्टोन ऑफ द ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस। फार्मेकोलॉजी क्या है? फार्मेकोलॉजी एक संग बुनियाद है। कॉर्नस्टोन किसे कहते हैं? संग बुनियाद को कहते हैं कि ड्रग की डिस्कवरी की जो प्रोसेस थी उसकी संग बुनियाद क्या बनी? फार्मेकोलॉजी बनी। मींस के कंडीशन उस टाइम आ जाती थी तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए वो स्टडी करते थे, तो स्टडी करने को क्या कहते हैं? कि डिजीज़ का फिर क्या करते हैं? वो कंडीशन मतलब ड्रग के लिए जो स्टडी की जाती है उसको फार्मेकोलॉजी कहते हैं। तो ये फार्मेकोलॉजी ही बुनियाद बनी। फार्मेकोलॉजी करके ड्रग्स के पीछे लग के उनका स्टडी करके ही ड्रग को डिस्कवर किया गया। तो फार्मेकोलॉजी क्या हुई? एक संग बुनियाद बनी ड्रग के डिस्कवरी की जो प्रोसेस है उसकी। द बर्थ डेट ऑफ फार्मेकोलॉजी इज़ नॉट एज क्लियर कट। अभी तक इसका जो बर्थ डे है कि कब फार्मेकोलॉजी जो है वो बनी थी, कब फार्मेकोलॉजी पहले फर्स्ट डे से इसकी क्या है कि शुरू हुई, तो वो अभी तक क्लियर कट नहीं है, किसी को पता नहीं है। इन द अर्ली 19th सेंचुरी फिजियोलॉजिस्ट परफॉर्म मैनी फार्मेकोलॉजिकल स्टडीज़। जो अर्ली 19th सेंचुरी है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फिजियोलॉजिस्ट ने बहुत सारे फार्मेकोलॉजिकल स्टडीज़ किए थे। ये जो बंदे का नाम है कि फ्रेंकोइस मेजेंडी,
ये जो फेंकोइस मेजेंडी है स्टडीज द एक्शन ऑफ नक्स वोमिका a strychnine containing plant drug on dogs and showed that the spinal cord was the site of its convulsant action. ये जो फेंकोइस मेजेंडी है इसने स्टडी किया नक्स वोमिका का। नक्स वोमिका किसे कहते हैं? नक्स वोमिका स्ट्रिचनाइन कंटेनिंग प्लांट ड्रग को कहते हैं। ये एक प्लांट ड्रग है। स्ट्रिचनाइन जो है हाईली टॉक्सिक, कलरलेस और बिटर एक क्रिस्टलाइन अल्कलॉइड होता है जो कि एज ए पेस्टिसाइड यूज़ होता है। अभी ये पर्टिकुलरली जो रोडेंट्स होते हैं, रोडेंट्स जो चूहे वगैरह होते हैं, इनको किल करने के लिए ये एज ए पेस्टिसाइड यूज़ होता है। एक पोटेंट पेस्टिसाइड है जो कि हाईली टॉक्सिक होती है। तो उस टाइम ये फेंकोइस मेजेंडी जो है इसने इस चीज़ को इस पे स्टडी की थी, इसको डॉग्स पे अप्लाई किया और ये इसको डॉग्स पे अप्लाई किया और फिर शो किया कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इसके कन्वल्सेंट एक्शन की साइट है। मतलब ये कि ये जो स्ट्राइचनीन है ये क्या करता है, ये जाके डॉग्स के जो रोडेंट्स होते हैं इसने डॉग्स पे अप्लाई किया था। जो अभी ये रोडेंट्स पे अप्लाई होती है तो रोडेंट्स को मारने के लिए, किल करने के लिए यूज़ होती है। तो क्या होती है, ये जाके इनके स्पाइनल कॉर्ड पे अपना एक्शन शो करती है। इसका जो कन्वल्सेंट एक्शन है, कन्वल्सेंट एक्शन किसे कहते हैं? जो इसका बेहोश करने वाला, जो इसका जो मारने वाला, किल करने वाला इसका एक्शन साइट होता है वो कहाँ होता है? स्पाइनल कॉर्ड पे होता है। तो ये जाके कहाँ एक्ट करती है? इनके रोडेंट्स के स्पाइनल कॉर्ड पे एक्शन करती है। और इसको इस बंदे ने उस टाइम पता लगाया था कि इसका साइड ऑफ एक्शन स्पाइनल कॉर्ड है। हिज वर्क वाज प्रेजेंटेड टू द पेरिस एकेडमी इन 1909। इसका जो काम था उसको पेरिस के एकेडमी में प्रेजेंटेड किया गया था। वो कब किया गया था? 1809 को इसको वो किया गया था। इसके काम को पेरिस के एकेडमी में प्रेजेंट किया गया था। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद है in 1842 Claude Bernard discovered that the aeropoietin courier act at the neuromuscular junction to interrupt the stimulation of muscle nerve impulse। 1842 में ये एक बंदा था, फिजियोलॉजिस्ट था, क्लाउड बर्नर्ड इसका नाम था। इसने क्या किया उस टाइम, ऐसा होता था कि जो हंटिंग के लिए जो हंटर्स होते हैं, जो शिकारी लोग होते हैं, शिकार करने के लिए ऐसा करते थे कि उनके जो तीर होते थे, उनके एरो जो होते थे, उन पे वो ऐसा करते थे कि एक प्लांट था, उस प्लांट का नाम कुरेर प्लांट था। उससे वो चीज़ें उससे वो निकालते थे, उसका बर्क निकालते थे और उस तीर पे लगा के उस तीर से क्या करते थे? जानवरों को मारते थे। तो जब जानवरों को मारते थे तो वो इससे ज़रिए हंटिंग करते थे। उन्हें ये नहीं पता था कि इसमें क्या है, वो इसको मारता है। जब वो मारते थे, जब वो जानवर को लग जाती थी वो तीर, तो वो जानवर जो है वो पैरालाइज हो जाता था और वो जाके उसको ज़बह करके फिर अपने लिए यूज़ करते थे। तो ये चलती आ रही थी ये हंटिंग। फिर क्या हुआ, ये जो बंदा है क्लाउड बर्नेट, इसने डिस्कवर किया कि ये जो एरोपोइजन कुरेर जो है इसका काम कहाँ होता है? ये जाके जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हम किसे कहते हैं? जो नर्वस सिस्टम और मसल का जो जंक्शन होता है, जहाँ से न्यूरॉन जो मैसेज लेके ब्रेन से जो मसल्स को आते हैं, उस जंक्शन को क्या कहते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। तो इस पॉइजन का असर कहाँ पे होता था? उस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे होता था। जाके वहाँ पे जाके क्या करता था? इंटरप्ट द स्टिमुलेशन ऑफ मसल बाय नर्व इम्पल्सेस। नर्व इम्पल्सेस के ज़रिए जो मसल की स्टिमुलेशन होती थी उसको इंटरप्ट कर देता था, उसको ख़त्म कर देता था। तो वो जानवर जो है वो पैरालाइज हो जाते थे और वो उनको ज़बह करके अपने लिए क्या करते थे? यूज़ करते थे। तो ऐसा हुआ कि इसके बाद इस पे बहुत सारे जो है वो रिसर्चेस इस पे किए गए और फिर बाद में इस कुरेर प्लांट जो है इससे मसल रिलैक्सेंट बनाई गई, जो कि अभी इनेस्थीसिया में यूज़ होते हैं। जब इनेस्थीसिया दिया जाता है तो उसके बॉडी को पैरालाइज करने के लिए, मसल के रिलैक्सेशन के लिए मसल रिलैक्सेंट देते हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर देते हैं, मसल रिलैक्सेंट देते हैं। फिर ये इन प्लांट वगैरह से क्या हुई? बनाई गई। फिर है कि
Pharmacology was held to have emerged as a separate science in 1847. फार्मेकोलॉजी सेपरेट साइंस के तौर पर कब सामने आई? 1847 को आई। क्यों और किस लिए ये सेपरेट साइंस के तौर पर सामने आई? व्हेन रुडोल्फ बुकेम वाज appointed professor of pharmacology at the University of Dorpat in इस्टोनिया द पार्ट ऑफ रशिया में जब इनको ये जो बंदा है रुडोल्फ बुकेम, इनको क्या किया गया? फार्मेकोलॉजी का प्रोफेसर इनको अपॉइंट किया गया रशिया में। तो उस वक्त से लेके जो फार्मेकोलॉजी है वो क्या हुई? एज ए सेपरेट साइंस जो है वो सामने आई। Lacking outside funding, Buckham built a laboratory at his own expense in the basement of his home. इसने क्या किया? इसको आउटसाइडिंग फंडिंग की लेक थी, इसको आउटसाइड से कोई फंडिंग नहीं थी, तो इस वजह से इसने अपना एक लेबॉर्ट्री खोला, अपने एक्सपेंस पे अपना लेबॉर्ट्री खोला और अपने घर के नीचे उसका घर का जो बेसमेंट होता है उस पे उसने अपनी एक्सपेंस पे अपनी एक लेबॉर्ट्री खोली। आल दो बुकेम इज़ credited with turning the purely descriptive and empirical study of medicine into an experimental science। अब क्या हुआ? ये जो बंदा है इसको बहुत सारे क्रेडिट मिले जाते हैं, उसको ये क्रेडिट भी इसको दिया जाता है कि इसने एक प्योरली डिस्क्रिप्टिव एंड एम्पेरिकल स्टडी ऑफ मेडिसिन सामने लाया। एक्सपेरिमेंटल इसकी जो साइंस थी, ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसमें इसने प्योरली डिस्क्रिप्टिव के बहुत अच्छे से मेडिसिन को डिस्क्राइब भी किया और मेडिसिन की एक एम्पेरिकल स्टडी की। एम्पेरिकल स्टडी किसे कहते हैं? एम्पेरिकल स्टडी वो वे ऑफ गेनिंग नॉलेज है, वो तरीका है नॉलेज गेन करने का कि उसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस के ज़रिए जो स्टडी की जाती है उसको एम्पेरिकल स्टडी कहते हैं। और इस बंदे ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, ऑब्जर्वेशन के ज़रिए और प्योर डिस्क्रिप्टिव नॉलेज के ज़रिए मेडिसिन का स्टडी किया, तो इसको ये क्रेडिट जाता है। His reputation is overshadowed by that of his student Oswald Sternberg। तो क्या है, इसकी जो शोहरत थी वो इसके स्टूडेंट्स ने भी आगे ले गया। इसका एक स्टूडेंट्स था, उसने इसकी जो रिपुटेशन है, इसकी जो शोहरत है वो भी आगे ले गया। उसका नाम क्या था? ओस्वाल्ड स्मिथबर्ग उसका नाम था। वो भी इसका स्टूडेंट था और आगे उसने भी बहुत सारे ऐसे काम किए कि जिससे इनको बहुत शोहरतें मिली फार्मेकोलॉजी के फील्ड में। तो उसने क्या किया? उसका दौरानिया कितना था? ओस्वाल्ड स्मिथबर्ग ने क्या किया? इज़ जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न फार्मेकोलॉजी। ये क्या है? ओस्वाल्ड स्मिथबर्ग जो है इसको जनरली इसको कहा जाता है कि ये मॉडर्न फार्मेकोलॉजी का फाउंडर है, इसको मॉडर्न फार्मेकोलॉजी का फाउंडर माना जाता है। तो एमसीक्यूज़ में आ सकती है कि मॉडर्न फार्मेकोलॉजी का फाउंडर कौन है, तो हमें पता होना चाहिए कि ओस्वाल्ड स्मिथबर्ग जो है वो मॉडर्न फार्मेकोलॉजी का क्या है? फाउंडर है। Oswald Smithberg obtained his medical doctorate in 1866 with a thesis on the measurement of chloroform in blood। इसने क्या किया? अपना डॉक्टरेट इसने किया हुआ था 1866 को इसने पूरा किया था। इसने इसकी एक थीसिस पेश की थी जो ब्लड में क्लोरोफॉर्म होता है उसके मेजरमेंट के लिए, कि क्लोरोफॉर्म को ब्लड में किस तरह मेयर किया जाए, उसका इसने उस पर थीसिस लिखी थी। In 1872, he became professor of pharmacology at the University of Strasbourg, receiving generous government support in the form of Magnificent Institute of Pharmacology। 1872 में ये फार्मेकोलॉजी का एक यूनिवर्सिटी थी, उसका नाम स्ट्रसबर्ग यूनिवर्सिटी थी। उसमें फार्मेकोलॉजी का प्रोफेसर बने और इसको गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही शानदार सपोर्ट मिली किस फॉर्म में कि इनके लिए क्या की गई? एक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेकोलॉजी, मैग्निफिशेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेकोलॉजी इनके लिए खोली गई। तो ये क्या थी? एक शानदार गवर्नमेंट सपोर्ट थी इनको। He studied the pharmacology of chloroform and carbohydrate।
इसने क्या किया, क्लोरोफॉर्म और क्लोरल हाइड्रेट का जो फार्माकोलॉजी है उसके बारे में इसने स्टडी किया। तो इनकी फार्माकोलॉजी क्या है, ये जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म एज ए इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट यूज़ होता है। जनरल एनेस्थीसिया देने के लिए एज इनहेलेशनल एनेस्थेटिक इसको दिया जाता है पेशेंट को, तो उसको इसकी वजह से एनेस्थीसिया मिलती है। गिवन टू इसको क्या किया जाता है, पेन को रिलीव करने के लिए भी दी जाती है, और इसको कफ के लिए एक रेमेडी भी समझा जाता है क्लोरोफॉर्म को। तो ये क्लोरोफॉर्म की फार्माकोलॉजी थी। और ये जो कॉलर हाइड्रेट है, इसकी फार्माकोलॉजी क्या है, ये सेडेटिव हिप्नोटिक एजेंट है। इसकी कोई एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट नहीं होती, लेकिन जब इसको पेशेंट को दिया जाता है तो उसमें ये सेडेटिव हिप्नोटिक काज करता है, मींस के उसको नशा करता है। और हिप्नोटिक्स मींस के एक नींद के लिए उसको नींद आती है, मतलब नींद की एक गोली। इस तरह इसकी काम होती है कि ये बंदे को अगर मेडिसिन में शामिल हो तो ये जो है वो नींद लाती है पेशेंट में। तो ये इनकी क्या थी, फार्माकोलॉजी थी। तो ये इनकी फार्माकोलॉजी किसने की थी, ये जो बंदा है जिसको फाउंडर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी कहा जाता है, ऑस्टवाल्ड सेमेटबर्ग, इसने इनकी फार्माकोलॉजी का स्टडी किया था। In 1869, Smithberg showed that mescaline evoked the same effect on the heart as electrical stimulation of the vagus nerve. 1869 में ये जो स्मिथबर्ग है, इसने शो किया, इसने ये बात की कि जो मस्करीन है वो सेम वही इफ़ेक्ट करती है जो इफ़ेक्ट वेगस नर्व के स्टिमुलेशन से इलेक्ट्रिकल इफ़ेक्ट जो हार्ट में पैदा होती है, वही इफ़ेक्ट जो है उसी किस्म का इफ़ेक्ट जो है मस्करीन भी करता है। ये जो मस्करीन है ये क्या चीज़ है, ये एक मोनोसेक्राइड है, एक टॉक्सिक अल्कलॉइड है, जो कि इसको जो फ्लाई फंगस होती है उनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये क्या करती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है और एसिटाइल कोलिन के साथ compete करती है और उसके रिसेप्टर साइट को ब्लॉक करती है। तो ये मस्करीन हम इसे कहते हैं। अच्छा, एसिटाइल कोलिन जो है वो क्या है, हमने एसिटाइल कोलिन की बात की। एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि स्मूथ मसल को कंट्रैक्ट करने में और ब्लड वेजल को डायलेट करने में और बॉडी सिक्रीशन को इंक्रीज़ करने में और हार्ट रेट को स्लो करने में मदद देती है। इसका काम ये होता है, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइल कोलिन। तो in the United States, the first chair in pharmacology was established at the University of Michigan in 1890 under Johann Jacob Abel, an American who had trained under Smithberg. यूनाइटेड स्टेट में क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट में जो फर्स्ट चेयर है, जो फर्स्ट बंदा है फार्माकोलॉजी के फील्ड में, वो कौन था, वो ये बंदा था मिशिगन, जिसे हम मिशिगन इन 1890 अंडर जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन थी, इस यूनिवर्सिटी का एक बंदा था जिनका नाम जोहन जैकब एबेल था। ये एक अमेरिकन था, ये भी सेमेचबर्ग के अंडर इसने काम किया हुआ था, उसके अंडर रह के इसने काम किया था। तो ये फर्स्ट वो बंदा था जिसने यूनाइटेड स्टेट में फार्माकोलॉजी में अपना काम किया। इन 1893 एबल जॉइंड जोहन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी इन बल्टीमोर। 1893 में इसने क्या किया, इसने हॉपकिंस यूनिवर्सिटी इन बल्टीमोर में इसने अपना काम जो है वो वहाँ शुरू किया। हिज मेजर अकम्पलिशमेंट इंक्लूड द आइसोलेशन ऑफ एपिनेफ्रीन फ्राम द एड्रिनल gland extract, isolation of histamine from pituitary extract, and preparation of pure crystalline insulin. इसके मेजर अकम्पलिशमेंट्स क्या है, एमसीक्यूज में आ सकती है कि जोहन जैकब एबेल के मेजर अकम्पलिशमेंट्स क्या है, तो हम लिखेंगे कि इसने क्या किया था, एड्रिनल ग्लैंड से क्या किया था, एक्सट्रैक्ट करके एपिनेफ्रीन निकाली थी, और पिट्यूटरी ग्लैंड से एक्सट्रैक्ट करके हिस्टामिन को आइसोलेट किया था, और इसने प्योर क्रिस्टलाइन इंसुलिन बनाई थी। वो कब बनाई थी, 1926 को बनाई थी। इंसुलिन का काम क्या होता है, ये इंसुलिन बाहर से डायबिटिक जो पेशेंट है उनको इंजेक्ट किया जाता है, जो कि उनके ब्लड में जाके जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन करते हैं, उसको कम करते हैं।
His student Redhand discovered acetylcholine in adrenal extract in 1906। और इसके स्टूडेंट जोहान जैकोब एबल के स्टूडेंट रेडहांड ने क्या किया? रेडहांड ने एसिटाइलकोलिन को डिस्कवर किया, एड्रिनल एक्सट्रैक्ट करके एसिटाइलकोलिन को डिस्कवर किया। और वो कब किया? 1906 में किया। तो एसिटाइलकोलिन का मैंने बताया कि ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, स्मूथ मसल के कंट्रक्शन में, ब्लड वेसल के डायलेशन में, बॉडी सिक्रीशन के इंक्रीजमेंट में और हार्ट रेट के स्लो करने में मदद देती है। टुडे देयर इज़ ए फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट इन एवरी कॉलेज ऑफ मेडिसिन और फार्मेसी। अब क्या है, अब फार्माकोलॉजी का हर कॉलेज ऑफ मेडिसिन या कॉलेज ऑफ फार्मेसी में एक अलग डिपार्टमेंट होता है। तो इतनी इसकी स्कोप जो है वो आगे की तरफ बढ़ चुकी है। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने जितना भी पढ़ा, जितना भी हमने स्टडी किया इस वीडियो लेक्चर में, अगर आप लोगों को इसमें कोई क्वेश्चन आप लोगों की है, अगर समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल दीजिए। अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा हासिल हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।